हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, विगत क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ाया, क्या उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। लेकिन वीडियो पहले आप देखिएगा तब तो कमेंट कीजिएगा। प्रश्न तो यहाँ यही उठता है। जो मेरे पास सूचना है वीडियो ही आप बहुत कम देखते हैं, जबकि हर प्रश्न जो टॉपिक आपके सामने रखा जाता है उसका क्यों और कैसे के साथ उस प्रश्न की उपयोगिता को पूरी तरह स्पष्ट किया जाता है, बड़े ही सरल भाषा में आपके सामने रखा जाता है। यदि आप भिन्न भिन्न चैनलों को एक साथ विश्लेषण करें तो आप कहीं भी मेरे द्वारा बतलाए गए टॉपिक जो तथ्यात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, तार्किक और सबसे सरल भाषा में आपके सामने उपलब्ध होगा। लेकिन इस भीड़ भरे क्षेत्र में हम लोग भीड़ की ओर बढ़ते हैं, जबकि बढ़ना चाहिए जहाँ से हमें प्राप्त होता है। खैर, वो तो आपकी मर्जी। लेकिन आप यदि इसे देखते हैं, जो देखें उस वीडियो देखिए कम से कम एक बार और देखिए कि बाकी इसकी गुणवत्ता है या नहीं है, ये आपके लिए कितना परीक्षा में उपयोगी है। वही आज हम आपको बाजार से जुड़ा हुआ मांग एवं पूर्ति, ये तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, इन्होंने मांग और पूर्ति का उल्लेख किया। लेकिन मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत थ्योरी था, उस थ्योरी को चित्रांकित चित्र के रूप में मार्शल के द्वारा पूरी तरह स्पष्ट किया गया। पूरा का पूरा बाजार मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो आप पढ़ते हैं वो भी किसी मांग और पूर्ति पर है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पहले आवश्यकता हुई तब आविष्कार अर्थात क्या हो, बाजार में उसकी पूर्ति हुई। शहर में जिस प्रकार की सब्जी, जिस प्रकार की फल की मांग होती है, लेकिन वहाँ उस प्रकार की फल सब्जी का उत्पादन या आयात करके वहाँ उसे पहुँचाया जाता है। तो पूरा का पूरा बाजार मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। पूरा का पूरा उत्पादन प्रक्रिया, पूरा का पूरा प्रोडक्शन, आउटपुट, इनपुट तमाम मांग और पूर्ति पर ही निर्भर करता है। तो पूरी अर्थव्यवस्था की उत्पादन का आधार मांग और पूर्ति, अतीत काल से लेकर वर्तमान समय तक यही। हाँ, पहले आवश्यकता थी तब आविष्कार, तब पूर्ति था। लोग पहले आवश्यकता महसूस करते थे, उसके बाद उसकी पूर्ति होती थी। लेकिन प्रोफेसर जेबी से और अन्य विद्वानों ने कहा कि अब वर्तमान हमारा जो बाजार है वह आर्थिक बाजार के इस रूप में हम लोग आ गए हैं, जहां आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं, बल्कि प्रत्येक उत्पाद, प्रत्येक प्रोडक्ट अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेता है। अर्थात ये कहते हैं कि पहला पक्ष है कि पहले मांग की प्राथमिकता थी, मांग के बाद पूर्ति उत्पन्न होता था। लेकिन अब का नया अर्थशास्त्री कहते नहीं, आज का बाजार जो है पूर्ति प्रभावी है, मांग बाद में उत्पन्न होता है। प्रत्येक प्रोडक्ट, प्रत्येक उत्पाद अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेता है, प्रत्येक उत्पाद अपनी बाजार स्वयं तैयार कर लेता है। यह एक हद तक सही भी है। तो मांग और पूर्ति दोनों बाजार को कंट्रोल करता है, लेकिन किसी ने मांग को प्राथमिकता दिया, किसी ने पूर्ति को प्राथमिकता दिया। दोनों में अपनी अपनी सत्ता है। आज के इस ग्लोबलाइजेशन की दौर में, इस लिबरलाइजेशन के दौर में हम लोग मांग और पूर्ति में कहीं कहीं पूर्ति हम पर हावी होता जा रहा है। क्योंकि जितने भी हिंदू पर्व त्यौहार हैं, सभी पर्व त्यौहार आज देखते दूरदर्शन के विज्ञापन से आप देखिए कि पूरा का पूरा वह बाजार हम उस पर हावी हो गया। रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम तो भाई गिफ्ट का प्रतीक, तथा वहाँ गिफ्ट की पैकिंग हुआ, उसका विज्ञापन हुआ, लोग गिफ्ट खरीदने लगे, गिफ्ट की मांग और पूर्ति होने लगी। घर में चिप्स, आलू का चिप्स बनता है, लेकिन वो सुस्वादिष्ट न दिखता है, बाजार में लेज के रूप में वो आता है, देखिए उसकी बिक्री होने लगी। ठंडा मतलब कोको कोला। अरे ठंडा उसको कहते हैं जिसको आप रूम टेम्परेचर पर पी नहीं सकते हो, जिसे फ्रीजर में ठंडा करके पीना है। तो क्या है, उसका विज्ञापन आया, प्रोडक्ट आया और खरीदने वाले ग्राहक, मांग उसके तैयार।
तो कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी क्या है, बाजार में आए, इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। अरे ठंडा तो वो तारबूज है, इस 44 डिग्री टेम्परेचर पर भी उसका पानी काटिए देखिए ठंडा ही निकलता है। वो खीरा है, वो नारियल के डाब है, लेकिन ठंडा मतलब कोका कोला हो गया। यही है बाजार में, बाजार का नियम। तो आज बाजार हम पर हावी हो गए, तमाम हिंदू पर्व त्योहार पर बाजार हावी हो गए, तमाम व्यवस्था में। जिसे जेबीसी कहते हैं कि प्रत्येक प्रोडक्ट, प्रत्येक उत्पाद अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेता है। एडम स्मिथ सबसे पहले कहा था कि बाजार को मांग और पूर्ति, क्योंकि एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और वास्तव में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके जनक एडम स्मिथ ही थे। उत्पादन उसी की होती है जिसकी मांग होती है। मार्शल ने उसे बड़े ही फिगर के रूप में प्रस्तुत किया कि मांग और पूर्ति कैसे बाजार को प्रभावित करती है। बड़ा ही सटीकता से उसके परिभाषा को दिया कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। जो ही एडम स्मिथ इस बात को बोले थे कि जो ही वस्तु की कीमत में वृद्धि वृद्धि होती है उसकी मांग में कमी आ जाती है। उदाहरण के तौर पर चलिए कुछ भी आप रख सकते हैं, किसी वस्तु ए बी, कोई भी वस्तु है, एक प्रकार की वस्तु है और इसकी कीमत, ये पहले चलिए कीमत को ही रख दीजिए। कीमत और ए वस्तु, कीमत 10 रुपया है, मांग इसकी 100 वस्तु की है। कीमत बढ़कर 15 रुपया होता है, मांग घटकर 80 हो जाती है। कीमत बढ़कर 20 होता है, मांग घटकर 50 हो जाती है। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है मांग में कमी आती है। ठीक उल्टा कर दें, 20 रुपया में 50 वस्तु, कीमत घटा 15 रुपया में तो 80 वस्तु, और कीमत घटा 10 में, तो जैसे जैसे कीमत घटा उसकी मांग बढ़ गई। ये कहते हैं हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। उसे इन्होंने चित्रमय फिगर के रूप में प्रस्तुत किया। एक्स बाई कीमत जब भी होती है इस कीमत मांग, ये कहते हैं कि मांग की रेखा सदैव बाईं से दाईं झुकी हुई होती है। इस रूप में मांग की रेखा चलती है। चलिए कीमत देखिए यहाँ 20, कीमत 15, कीमत 10, मांग 20 है। देखिए छोटा सा मांग है 50, थोड़ा बढ़ा 80, थोड़ा बढ़ा 100, यही है डिमांड वक्र। तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। नहीं कहते हैं मांग का नियम तभी प्रभावी होता है, मांग का नियम तभी प्रभावी होता है जब उपभोक्ता की आय, आदत और फैशन बाजार को प्रभावित नहीं करता। अरे कीमत बढ़ा और आपकी इनकम भी बढ़ गई तो मांग बना रहते हैं। कीमत बढ़ा लेकिन आदत है, अब गुटखा खाना जिसको आदत है चाहे महंगा दे या सस्ता दे वो खरीदे करेंगे। चाय पीने की आदत है चाहे महंगा दे या सस्ता दे चाय खरीदेंगे। और फैशन का दौर है, देखो फटा हुआ जींस, क्या बोलते हैं उसको, एक्सीडेंटल जींस। जो कल फटा हुआ जींस जो है वो गरीब, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन की पहचान थी, आज देखो एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन और धनी की पहचान है। बाजार तो हम पर हावी हो गया, उस फटे हुए जींस के लिए 5,000 10,000 रुपए तक देने को तैयार है, क्योंकि वो फैशन का दौर, चाहे वो महंगा दे या सस्ता है खरीदोगे। तो बाजार का नियम कहता है मांग का नियम तभी प्रभावी होता है जब उपभोक्ता की आय, आदत और फैशन ये तीनों बाजार को प्रभावित नहीं कर रहा। तब बाजार मांग का नियम कहता है, मार्शल कहते हैं कि सदैव मांग बाएं से दाएं से बाएं, ध्यान रखना है परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, सदैव जो है दाएं से बाएं झुकी हुई, यही है मांग का नियम। मांग के नियम का एक विपरीत का नियम होता है, उसे बोलते हैं गिफिन वस्तुएं।
यूँ तो यह एक अव्यावहारिक नियम है, व्यवहार में ऐसा कुछ होता नहीं है। यह किसी देश की तात्कालिक परिस्थिति के आधार पर गिफिन अर्थशास्त्री हैं, तात्कालिक परिस्थितियाँ के आधार पर सरकार से विरोध प्रदर्शन के लिए, सरकार के प्रति नाराज़गी प्रकट करने के लिए, ऊँची महँगाई दर पर भी लोग निम्न वस्तु को खरीद रहे थे, तो उस वक़्त की परिस्थितियाँ के आधार पर वो तैयार था। लेकिन आज भी हम देखते हैं, यदि हम इकोनॉमिक के ढाँचा में ढालें, तो इकोनॉमिक्स केवल और केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। पूरा जीडीपी जो है आर्थिक गतिविधियाँ पर आधारित है। तो माँग के नियम के ठीक विपरीत नियम काम करता है, ठीक उल्टा होता है, वो होता है गिफिन वस्तुएँ। ये कहता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, तो गिफिन वस्तुएँ कहता है हायर द प्राइस हायर द डिमांड। किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है। यहाँ सब प्रयोग करते हैं वैसी निम्न स्तरीय। अब उस वक्त की परिस्थिति छोटी, आज की वर्तमान परिस्थिति में आइए तो निम्न स्तरीय तात्पर्य इकोनॉमिक केवल आर्थिक क्रियाओं गतिविधियां का अध्ययन करता है, निवेश का अध्ययन करता है, लाभ का अध्ययन करता है। तो हम वैसी निम्न वस्तुएं पर अपनी सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक या प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता में हम उस वस्तु पर अधिक निवेश करते हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं। उस देश ज्यों-ज्यों उसकी कीमत बढ़ती है, लोग उस पर अधिक से अधिक व्यय करते हैं। कीमत घटने पर उसकी मांग घट जाती है, इसी को बोलते हैं गिफिन वस्तु। चलिए आप देखिए, ये तो गिफिन वस्तु सोना नहीं कहलाएगा, लेकिन सोना देखिए निकट कितना तीव्र गति से पिछले 20 वर्षों में देखें, 20 वर्ष पहले सोना लगभग 5,000 का 10 ग्राम था, आज वो लगभग 75,000। तो कितना गुना इसमें 15 गुना की वृद्धि होगी, लेकिन मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मांग देखिए था बस। सोना क्या है, नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट वो, इसलिए गिफिन वस्तु उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 75,000 खरीदे तो कल 80 रिटर्न हो जाएगा। इकोनॉमिक्स तो हरदम कहता है कि आप रिटर्निंग क्या है, आर्थिक गतिविधियां उससे क्या प्रभावित होती है। उसी प्रकार देखिए भूमि, जमीन, उसकी कीमत बढ़ती गई, लोग उसको खरीदते गए, इसलिए चूंकि उसकी रिटर्निंग है, वो इन्वेस्ट है, इसलिए उसे गिफिन वस्तु की श्रेणी में ही रखते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोडक्टिव है, तो वो भूमि और सोना दोनों नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्ट, इससे किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता है। और हम पूरे बिहार में देखते हैं जितने लोग हैं वो सोना और आभूषण, गहना, जो भी उसे कहिए, और भूमि पर ही अपनी तमाम कमाई को इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ इसलिए प्रोडक्शन, इसलिए कोई यहाँ पर उद्योग नहीं लग पाता है, मांग प्रधारित उद्योग की स्थापना नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट का वही नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्ट। तो गिफिन वस्तु में चलिए, आप जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ऊंची हाई कीमत की साड़ी से लेकर कपड़ा खरीदते हैं। हर महिला के पास देखिए उसकी अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर 10,000 से 10 लाख रुपए तक का कपड़ा रखा हो, जो कुल कफन में काम आता है। उस कपड़े को पहनते भी नहीं है, क्योंकि कपड़ा गंदा हो जाएगा, ड्राई क्लीनर में देना पड़ेगा, उसकी रख रखाव पर ही इतना, मेंटेनेंस पर इतना खर्च है उसको, लेकिन उनके वीआईपी में रखा रहता है। उसकी कीमत है, इसलिए उसकी मांग। यदि वो चंदेरी सिल्क साड़ी, यदि वो कांचीवरम सिल्क साड़ी, यदि वो बनारसी साड़ी की मांग इसलिए है, या लहंगा की, क्योंकि उसकी कीमत है। 50,000 का लहंगा का कीमत 5,000 तो नहीं खरीदा, बेकार होगा तब। यही हुआ गिफिन वस्तु, इसकी कोई रिटर्निंग नहीं। पैसा आता है, लोग ऊंची कीमत की कार खरीदते हैं, 50 लाख 60 लाख का कार खरीदते हैं, कोई रिटर्निंग नहीं। चलना तो इसी ट्रैफिक वाले क्षेत्र पर पटना में है, जहाँ कदम कदम पर रुकना है। अब वो 70 लाख 80 लाख तक का कार खरीदते हैं। वो कार कोई ऐसा पटना बिहार की जगह नहीं जहाँ की वह बड़ी रफ्तार से चल सके, हर जगह यहाँ बाधा ही बाधा उत्पन्न होती, भीड़ है, ट्रैफिक की समस्या। कार जब तक शोरूम में है 60 लाख का, आपके घर पर आ गया, कार की कीमत 50 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, रिटर्निंग जीरो। उसी को कहते हैं गिफिन वस्तु। वैसी निम्न स्तरीय वस्तु जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर मांग घट जाती है, जो मांग के नियम के ठीक विपरीत का नियम काम करता है, ये हुआ आपका गिफिन वस्तु। तो मार्शल का परिभाषा है मांग और पूर्ति। एडम स्मिथ ने भी मांग और पूर्ति को बाजार का आधार बनाया,
लेकिन मार्शल ने उसे थोड़ा चित्र रूप में दिया, इस प्रकार फिगर के माध्यम से उसको समझाया। इस पूरी सिद्धांत को व्यवहारिक धरातल पर मार्शल ने उतारा। जेबीसी ने दिया, मार्शल जो है वो मांग को प्राथमिकता देते हैं, हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड की मांग जो है सो कीमत से प्रभावित होती है। जेबीसी कहते हैं प्रत्येक प्रोडक्ट, प्रत्येक बाजार अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेता है। इनका नियम बाजार का नियम कहलाता है, मार्शल का नियम मांग का नियम कहलाता है। इनका नियम बाजार का नियम कहलाता है जेबीसी, कि प्रत्येक प्रोडक्ट अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेता है। आगे फिर वस्तु हो गई मांग के नियम के विपरीत वस्तु, जो मांग के नियम के विपरीत उल्टा काम करता है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, कीमत घटने पर मांग घट जाती है। तो आज हम लोग कुछ वैसे ही व्यवहारिक नियम जो कि बारंबार परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, आज उसकी चर्चा करें। तो मांग पर मांग की लोच वगैरह आ गए, फिर उसे किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। अभी यदि होता है समय निकालते हैं, देखते हैं। तो इसी प्रकार देखिए कुछ ऐसे व्यवहारिक नियम, एक होता है ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम, इस नियम का भी हम लोग व्यवहारिक दुनिया में रोज प्रयोग करते हैं। ये कहता है कटा फटा पुराना नोट नई नोट को प्रचलन से बाहर कर देता है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करता है। यहाँ बुरी मुद्रा से तात्पर्य नहीं है कि जिस मुद्रा की वैल्यू नहीं है, बुरी मुद्रा तात्पर्य यहाँ कटा फटा पुराना नोट है। 10 रुपया का आपके पास पॉकेट में नई नोट है, 10 का पुराना नोट है, तो आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो पुराना नोट देते हैं। दुकानदार को कुछ रिटर्न करना है 2 रुपया, तो भी देखो पुराना नोट, कटा फटा गंदा नोट चुन कर देगा। ऐसा नहीं है 10 रुपया की जो एकदम नई नोट है, जो आरबीआई छप कर आया है, उसकी वैल्यू 15 रुपया हो जाएगी। जो पुराना है, घिसा पीटा है, रंगहीन मलिन हो रहा है, उसकी वैल्यू 8 रुपया है। दोनों की वैल्यू बराबर है। एक लोग यही करते हैं, यदि बाजार में 5% भी 10 रुपया या 20 रुपया का कटा फटा नोट आ जाए तो पूरे मार्केट में वही 10% 90% को आउट कर देता है। वो 90% जो है, जो नई नोट है, आपके पॉकेट से बाहर निकलता नहीं है, जहां जाते हैं वही। वैसे उसी कहते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को, कटा फटा पुराना नोट नई नोट को प्रचलन से बाहर कर देता है। क्या मानसिकता है, दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन पुराना नोट चुन कर देते हैं। क्यों? कभी इस पर हम लोग विचार किए, लेकिन व्यवहार में ऐसा करते हैं। तो जो दिन प्रतिदिन घटनाएं होती है, वही तो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है। तो ये कहता है ग्रेशम का नियम। उसी प्रकार चलिए आज हम लोग एंजिल का नियम देखें। एंजिल का नियम, ये नियम भी बड़ा व्यवहारिक नियम है। कहता जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, उसकी भोजन व्यय में कमी, आय में वृद्धि के साथ उसकी भोजन व्यय में कमी। अब भोजन व्यय में कमी तात्पर्य यहाँ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी नहीं, बल्कि उसकी वह आनुपातिक रूप में। मान ली जाए, चलिए एक रिक्शा चालक है, 100 रुपया कमाता है, 70 रुपया भोजन पर खर्च कर देता है। तो कल उसको बेहतर कुछ इनकम का स्रोत उसके पास उपलब्ध हो जाए, तो अपने इनकम का 70% भोजन पर खर्च कर रहा है। चलिए विद्यार्थी हैं आप, 500 रुपया महीना पिताजी साहब को प्राप्त होता है, आप लगभग 1500 से 1800 रुपया 33% आप भोजन पर खर्च कर देते हैं। कल आपको रेलवे में गुड्स गार्ड ही नौकरी लग जाती है, रेलवे में ड्राइवर बन जाते हैं, एसएससी में कंप्लीट कर जाते हैं, आपको 45,000 चलिए न्यूनतम से उससे कम तो वेतन कहीं मिलेगा नहीं, तो 5,000 के बदले आपके पास अब 50,000 रुपया वेतन मिलने लगा। तो भोजन पर क्या करोगे? डीवीसी कल तक खा दाल भात चोखा खा तक, कल तुम मुर्गा का टांग चिबाओगे, अर्थात 2,000 के बदले 4,000 भोजन करोगे, 5,000 भोजन करोगे। तो जब आपकी इनकम 5,000 था, तो आप 33% भोजन पर खर्च कर रहे थे, इनकम 50,000 हो गया, तो भोजन पे 10% हो गया। जैसे जैसे कहता है एंजिल का नियम कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, भोजन व्यय में कमी आ जाती है। यह है एंजिल का नियम। तो ये सब ऐसे आज हम आपके सामने व्यवहारिक नियम को रखे, इस नियम से हम लोग रोज दिन प्रत्येक दिन, जैसे न्यूटन के पहले भी सेव गिरता था, करीब अनेक लोगों ने सेव गिरते देखा, लेकिन उसने एक सिद्धांत दे दिया। उसी प्रकार
इन अर्थशास्त्रियों ने जो व्यवहार में लोग करते हैं, और सोचिए ये सारे अर्थशास्त्री भारत के नहीं है, कुछ भी देश के हैं। तो जो हमारी मनोवृत्ति है वही मनोवृत्ति विदेशियों की थी, तब तो उन्होंने ऐसा नियम दिया। ये मनोवृत्ति बाबू कभी नहीं बदलती। अब पूरा विश्व की मनोवृत्ति एक ही होती है, पूरे विश्व की मनोवृत्ति एक होती है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं। हाँ, संसाधन बदलते हैं, स्रोत बदलते हैं, लेकिन मानवीय नेचर वो लगभग बराबर होता है। चाहे वो गौतम बुद्ध के काल का हो, आखिर गौतम बुद्ध कहते हैं चोरी नहीं करो, तब चोरी होती थी। आज से 2600 वर्ष पहले, तब आज के लोग कहते हैं जब पुराना जमाना, तो आखिरकार उपदेश क्यों दे रहे थे? चोरी नहीं करो, तब भी चोरी होती थी। गौतम बुद्ध कहते हैं व्यभिचार नहीं करो, तब भी बलात्कार होता था, तब तो उपदेश देना पड़ा कि व्यभिचार ना करो, कामनी कंचन से दूर रहो, मद निषेध ना करो। जो आज ही घटनाएं हैं वो तब भी थी, ये उपदेश बतलाता है। गौतम बुद्ध का उपदेश हो या महावीर का उपदेश, ईसा मसीह का उपदेश हो या किसी, तो मानवीय नेचर प्रवृत्ति एक समान होती है। विश्व के किसी देशों में हो वो नेचर एक समान होती है। तो मांग और पूर्ति पूरे, आखिरकार मांग और पूर्ति था, तब तो हमें देखते हैं कि प्राचीन काल में पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में भारत और यूनान के बीच के व्यापार के बारे में उल्लेख है। किसी अज्ञात लेखक ने किताब लिखा है, पांडिचेरी का अरिकमेडु, गुजरात का ये बेरी गाजा अर्थात भरूच, इस बंदरगाह का उल्लेख यूनान में मिलता है। तो मांग थी तब ने भारत की वस्तु यूनान तक पहुंचती थी। तो मांग और पूर्ति पूरे बाजार को प्रभावित करता है। तो पश्चिम तट के दो बंदरगाह अरिकमेडु, पांडिचेरी, भरूच, गुजरात, इसके जानकारी हमें भारत के अर्थ साहित्य से कम यूनान के साहित्य से ज़्यादा मिलता है, यूनानी पुस्तक से ज़्यादा मिलता है। तो उस क्षेत्र में लोग आते थे, यूनान के लोग व्यापार करते थे। तो मांग और पूर्ति, चाहे वो आज से हजारों वर्ष पहले की बात हो या वर्तमान हो, तो मांग और पूर्ति पूरे बाजार को प्रभावित करता है, पूरे विश्व को प्रभावित करता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। ये पूर्ति पूर्ति का नियम ठीक मांग के नियम के विपरीत है। मांग कहता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, तो पूर्ति कहता है हायर द प्राइस हायर द डिमांड। आप इस रूप में देखें। चलिए फिर आइए कीमत और पूर्ति। आप मान लो कि आप एक किसान, आपके पास 100 मन चावल, आप चावल कब बेचना चाहते हो? जब चावल की कीमत ऊंचा हो। जब आप ग्राहक हो तो आप चावल कब खरीदना चाहते हो? जब चावल की कीमत नीचे हो। चावल जब आप कस्टमर होते हो तो आप चाहते हैं कम से कम में मिले, जब आप विक्रेता होते हैं चाहते हैं अधिक से अधिक मिले। यही तो पूर्ति का नियम है। तो कीमत यदि 10 रुपया है तो बाजार में नहीं बेचेंगे, बाद में बेचेंगे अभी कम कीमत से 50। कीमत बढ़ा, बाजार में पूर्ति बढ़ी 80, कीमत और बढ़ा 20, तो और पूर्ति बढ़ गई। इसलिए पूर्ति का नियम जो है मांग के नियम के विपरीत काम करता है। ये नियम इस प्रकार का होता है। फिर नीचे यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है पूर्ति, यहाँ पर हो जाएगा कीमत, ये हो जाएगा आपका सप्लाई। यहाँ पर चलिए पूर्ति जो है ये देखिए 10, ये 50, 80, 100, 10, 15। तो मांग के नियम के विपरीत पूर्ति का नियम काम करता है। तो किसी वस्तु की कीमत कहाँ निर्धारित होगी? अब यहाँ पर देखिए 10 रुपया जब वस्तु की कीमत है तो मांग 100 है, लेकिन जब 10 रुपया वस्तु कीमत है बाजार में सामान की पूर्ति 50 है। जब सामान कम और मांग ज्यादा तो क्या होगा? दाम बढ़ जाएगा। 15 रुपया हुआ, देखिए 15 पर 80 वस्तु की मांग है, 80 वस्तु की पूर्ति है। जब दाम जो है 20 रुपया कर दिया गया तो 50 वस्तु की ही ग्राहक हैं, और यहाँ जब 20 रुपया किया तो 100 वस्तु बाजार में है, तो सामान ज्यादा ग्राहक कम, तो क्या हो जाए? कीमत घट जाएगी। कहता है किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग की रेखा पूर्ति रेखा को आपस में काटती है। वो देखिए रेखा कौन सी होती है? ये 15 रुपया पर 80 वस्तु की मांग है, 80 वस्तु की कीमत है। इसे ही बोलते हैं संतुलन बिंदु। क्या बोलते हैं इसे? संतुलन बिंदु। तो किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग की रेखा पूर्ति रेखा को काटती है। ये मार्शल का सिद्धांत।
ठीक है, फिर घूम फिर के जेबीसी का सिद्धांत ये होगा, प्रत्येक प्रोडक्ट अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेता है। ठीक है, प्रोडक्ट आया, ग्राहक आ गई, लेकिन वहां भी कीमत जो निर्धारित वही होगा जहां मांग और पूर्ति आपस में एक दूसरे को काटेंगे। तो कीमत निर्धारण का वही एकमात्र फार्मूला है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती है, काटती है, वही कीमत निर्धारण का बिंदु होता है, जिसे संतुलन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोगों ने मांग का नियम, पूर्ति का नियम, तो ठीक मांग के नियम के विपरीत ही पूर्ति का नियम, क्योंकि आप अपने व्यवहार में देखिए, आप कस्टमर के रूप में आप सेव का उत्पादक हैं, तो आप चाहेंगे कि हमें अधिक से अधिक अधिक लाभ, अधिक कीमत होगा तो और अधिक मात्रा में सेव का उत्पादन करेंगे ताकि लाभ मेरा बढ़े। ग्राहक हैं तो चाहते हैं सेव की कम से कम कीमत पर हमको सेव मिले। तो मांग और पूर्ति के बीच जो है बार्गेनिंग होती है। इकोनॉमिक्स बार्गेनिंग को, मार्शल ने बार्गेनिंग को स्वीकृति दिया है, मोल जोल जिसे हम लोग बोलते हैं, मोल जोल को स्वीकृति प्रदान किया है। इसी मोल जोल से कीमत का निर्धारण होता है, उस बिंदु पर कीमत तय होती है जिस कीमत पर मांग और पूर्ति की रेखा आपस में काटती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा मांग का नियम, पूर्ति का नियम, बाजार का नियम, विभिन्न वस्तुएं, इंजन का नियम, ये सभी का सभी व्यावहारिक नियम है जिससे हम लोगों को दैनिक रूप से सामना करना पड़ता है। विद्यार्थीगण, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपके लिए बेहद प्रभावी होगा और ये सभी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और यदि लगता है कि वाकई में आपके लिए लाभदायक है, इससे आपको परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न को हल करने में सहूलियत होगी, उसका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, तो लाइक करना, शेयर करना और सबसे महत्वपूर्ण सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपका अपना चैनल भारत दर्पण।